हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनाव्या हिंदी स्टोरी पर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक सस्पेंसिव स्टोरी। यह स्टोरी मेरे और मेरे पति और 4 अन्य अनजान आदमी के बीच की है। इस स्टोरी में आपको पता चलेगा कैसे मेरे पति ने मुझे अपना प्यार नहीं दिया और मुझे वह प्यार अन्य 4 अनजाने व्यक्तियों से मिला। चलिए चलते हैं अपनी कहानी पर। एक बार की बात है, मेरी एक सौतेली बेटी है जिसकी शादी होनी थी, तो मेरे पति गांव आए थे। मेरी 22 साल की बेटी की शादी करवाने के बाद हमेशा की तरह मेरे पति मुझे गांव में छोड़कर शहर चले गए और मैं फिर से तन्हा और अकेली रह गई थी। पति बेटी की शादी करवाने तो कुछ दिनों के लिए आ गए थे, पर इतने सगे संबंधी और रिश्तेदार आए हुए थे कि मुझे उनके साथ अकेले वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। गीता मेरी सौतेली बेटी है। मेरी बेटी का कॉल आया तो उसने कहा, माँ मैं बहुत अच्छी हूँ, इस शादी से बहुत खुश हूँ। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हर वक्त मेरे साथ ही गुजारना चाहते हैं। मुझे तो एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बेटी को एक अच्छा घर तो मिला, क्योंकि उसकी शादी करवाने के चक्कर में हमने अपने खेत गिरवी रख दिए थे और अब कर्ज हमारे सर के ऊपर है। मेरे पति कहते हैं कि शहर में काम करके धीरे धीरे मैं यह कर्ज उतार दूंगा, पर जब शादी होकर मैं इस घर पर आई थी तो मैं राहुल की दूसरी पत्नी थी और उस वक्त मेरी बेटी मात्र 5 साल की थी, जिस वजह से उन्होंने दूसरी शादी की थी ताकि बच्ची का ध्यान रखने के लिए उसे माँ मिल जाए। मैं उस बिन माँ की बच्ची को तो अपनी बेटी की तरह ही पाला और उसे खूब प्यार दिया, पर मेरे पति ने शादी की पहली रात मुझसे जो कहा वह सुनकर तो मेरे आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि वह अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करते थे, दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन माँ ने उनके ऊपर दबाव डाला। जब से मेरे पति की पहली पत्नी की मौत हुई थी, मेरे पति शहर में ही रहने लगे थे और वहीं पर काम किया करते थे। गांव के खेत मेरे सास ससुर संभाला करते थे। मेरे पति को जब भी छुट्टी मिलती वह मेरे पास आ जाया करते थे, लेकिन जब वह चले जाते थे तो मैं तन्हा रात गुजारती थी और उनके प्यार के लिए तड़पती रहती थी। शादी के साल भर के अंदर ही मैं गर्भवती हो गई और मुझे एक बेटा हो गया। जब मेरे पति के बिना मेरा मन नहीं लगता था तो मैं उनसे कहती थी कि मुझे भी शहर लेकर चलिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, यूं अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता। पर वह कहते कि शहर में इतने लोगों का खर्च मैं नहीं चला पाऊंगा, इसीलिए बच्चों को लेकर तुम गाँव में ही रहो ताकि उनकी पढ़ाई गांव में ही हो सके। हर महीने मेरे पति आते तो थे, लेकिन कुछ दिन रहकर ही चले जाते थे। ऐसे ही मेरी जवानी धीरे धीरे अकेलेपन में कट गई और अब मैं 38 साल की हो गई हूँ। मेरे पति उम्र में मुझसे 7 साल बड़े हैं। शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति ने मुझे कॉल करके कहा कि एक बड़ी मुसीबत आ गई है, मेरा काम चला गया है और मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा। मैंने उनसे कहा कि आप फिर गांव में आ जाओ और खेती संभालो, पर मेरे पति ने कहा कि हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो चुका है, अगर काम नहीं करूंगा तो यह कर्ज कैसे चुकाऊंगा और खेत भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। मैंने कहा अब कविता की शादी हो गई है, क्यों ना मैं भी शहर में आ जाऊं और मैं लोगों के घर में काम कर लिया करूंगी, खाना बनाने या बर्तन सफाई का कोई भी काम मिल जाए जिससे हमारा यह कर्ज उतर सकता है। मेरे पति ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, अगर तुम्हें काम करने में तकलीफ नहीं है तो आ जाओ, क्योंकि हमें हमारे खेत को बचाना होगा। अपने बेटे को सास ससुर के पास छोड़कर ही मैं शहर की ओर रवाना हो गई। पैसों की जरूरत को देखते हुए सास ससुर ने भी मुझे इजाजत दे दी थी। मुझे लगा काफी सालों के बाद अब मेरे दिल की मुराद पूरी होगी। काफी सालों से मैं अपने पति के प्यार के लिए तड़पती हूँ और अब मुझे वह मिलने वाला था। मेरा नाम कुसुम है और मैं बेहद खूबसूरत हूँ, जैसा गोरा रंग वैसी खूबसूरत आँखें। जब मैं पति के पास पहुँची तो मेरे पति बहुत खुश हुए। मुझे पता है कि वह भी रात अकेलेपन में ही गुजारते हैं। शहर पहुंचकर कुछ दिनों के अंदर ही मुझे 2 घर पर काम मिल गया। मुझे लगा कुछ घर काम और मिल जाए तो अच्छे खासे पैसे आएंगे। गांव के मुकाबले शहर के लोग काम के अच्छे पैसे देते हैं। एक रात काम करने के बाद मैं अपने पति के साथ बातें कर रही थी, तभी बाहर बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
करीब रात के 11 बजे किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। मेरे पति ने सोचा कि इतनी रात को कौन आ गया होगा। जब मेरे पति उठकर दरवाजा खोलने गए तो हट्टे कट्टे नौजवान दरवाजे पर खड़े थे। 35 से 40 साल के बीच की उम्र होगी। मेरे पति उन लोगों से बातें करने लगे तो मैं अपने बेडरूम में आ गई, पर मैं सोच में डूब गई थी कि आखिर यह लोग हैं कौन और हमारे घर इस तरह से क्यों आए हैं। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए और कहे कि 4 लोग यात्री हैं और बारिश की वजह से बुरी तरीके से फंस गए हैं, एक रात के लिए घर पर शरण मांग रहे हैं। तो मुझे उन लोगों पर दया आ गई और कहा कि हमारे घर में एक ही गेस्ट रूम है, तो आप चारों को वहीं पर रहना होगा। मुझे तो अपने कानों से यकीन नहीं आ रहा था। मेरे पति 4 अनजान लोगों को इस तरह से घर में कैसे रहने दे सकते हैं, पर वह बहुत सीधे साधे हैं, लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। हो सकता है सचमुच यह लोग बारिश की वजह से मजबूर हो। हमारे इस घर पर इतना कीमती सामान तो नहीं है कि चोरी करने आए होंगे। मेरे पति ने कहा कि यह लोग बहुत भूखे हैं, कुछ खाना बना दो। मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। जब मैं खाना बनाकर उन्हें देने आई तो वह चारों लोग मेरे ऊपर निगाह बनाए रखे थे। एक लाल मैक्सी में थी। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि कभी किसी मर्द ने मुझे ऐसे नहीं देखा। मेरे पति मुझे अपनी पत्नी तो मानते हैं, पर वह अपनी पहली पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वह उसके बचपन का प्यार है। वह सोनम के साथ ही बड़े हुए। दोनों के बीच में प्यार हुआ और पूरा गांव इस बारे में जानता है, क्योंकि वह खेतों के बीच अक्सर घूमा फिरा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सोनम जवान होती गई तो उसके पिता ने राहुल से मिलने नहीं देते थे। कहते थे कि तुम जवान हो गई हो, ऐसे तुम राहुल के साथ घूमोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। लेकिन फिर राहुल उसके लिए रिश्ता लेकर आए तो सब लोग मान गए और उन दोनों की शादी हो गई और एक बच्ची भी हो गई, पर वह बीमार पड़ गई और चल बसी। मेरे पति उसकी मौत से उभर नहीं पाए। मुझे कहते, मैं तुम्हें पत्नी का हक तो दूंगा पर प्यार नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आता कि सिर्फ एक बच्ची को पालने के लिए उन्होंने मेरी जिंदगी खराब क्यों कर दी। आखिर मैं भी तो एक औरत हूँ, मुझे भी प्यार की जरूरत है। मुझे कोई ऐसा मर्द चाहिए था जो मुझे दिल से चाहे। मेरे पति तो बस मुझे एक जिम्मेदारी ही समझते हैं, लेकिन आज पहली बार कोई मर्द मुझे ऐसे देख रहा है, वह भी एक नहीं 4-4। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मैं खाना देते ही अंदर कमरे में आ गई, क्योंकि ना जाने यह लोग कौन है। मैं कमरे के अंदर से देखी उन लोगों ने शराब की बोतल निकाल ली है। काफी महंगी शराब थी तो मेरे पति भी काफी खुशी खुशी पीने लगे। जब मेरे पति काफी देर बाद कमरे में सोने के लिए आए तो नशे में पूरी तरह से अपना होश खो बैठे थे। मैंने किसी तरह से उन्हें संभाल कर लेटा दिया तो वह गहरी नींद में सो गए। मैं डरते हुए बाहर कमरे में गई और कहा कि आप लोगों का बंदोबस्त अंदर कर दिया है। तो बड़ी अजीब निगाहों से मुझे घूर रहे थे, क्योंकि वह लोग भी काफी नशे में थे। मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई और बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैं लेट गई। बाहर इतनी बारिश हो रही है और मेरे पति खर्राटे लेने लगे थे। मैं काफी थकी हुई थी तो मैं भी सो गई। लेकिन आधी रात को काफी जोर जोर से बगल वाले कमरे से आवाज आने लगी। घबराहट से मेरी नींद खुल गई, पर मेरे पति को पता तक नहीं चला और वह गहरी नींद में सोते रहे। मुझे मन कर रहा था कि मैं उनको जगा दूं, पर मुझे पता है कि वह नशे में है और नहीं उठेंगे। आवाज और शोरगुल बढ़ता जा रहा था तो मुझे लगा उठकर देखना चाहिए, कहीं यह लोग चोर तो नहीं है। मेरे पति तो किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेते हैं, पर मुझे वह आदमी कुछ सही नहीं लग रहे थे। करीब 10 से 15 मिनट तक मैं ऐसे ही अपने बेड पर बैठी रही, लेकिन उसके बाद हिम्मत करके मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और दूसरे कमरे की ओर जाने लगी, जहां से आवाज आ रही थी। मेरे दिल के अंदर बहुत घबराहट हो रही थी। ऐसे ही घबराहट मुझे तब हुई थी जब मेरे घर पर आग लगी थी। तब मैं मात्र 15 साल की थी और मैं बाहर खेल रही थी। जब मैंने देखा कि घर के अंदर आग लगी है तो डर के मारे मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाई। मैं आसपास के घरों से किसी को मदद के लिए नहीं बुला पाई। जैसे लगा कि मुझे लकवा मार गया हो। इधर से मैं बिल्कुल भी अपनी जगह पर जमकर खड़ी रह गई और मेरा घर मेरी आंखों के सामने जलकर खाक हो गया।
जिसके अंदर मेरे माता पिता थे। हमारा एक ही कमरे का मकान था। रात के वक्त जब मेरे पापा माँ के पास आते तो मुझे बाहर निकाल दिया करते थे। उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे वह लोग बाहर क्यों निकाल देते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद मुझे समझ आ गया। जब मैं छोटी थी तो डरी सी इसी जगह पर खड़ी रहती थी और मेरे हाथ पाँव कांपते रहते थे। अंदर से कभी कभी आवाजें भी आती थी, पर मैं कभी भी अंदर नहीं गई क्योंकि मेरे पापा ने मुझे साफ साफ कह दिया था, जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए तुम बाहर खड़ी रहना। ठंड हो या गर्मी वह मुझे बाहर निकाल देते थे और कभी कभी तो काफी देर तक मैं इस तरह खड़ी रहती थी। और उस रात भी मैं खड़ी रह गई जब वह घर जल रहा था। जब आसपास के लोगों को पता चला वह आए तो देखे घर पूरी तरीके से जल चुका है। उन्होंने उसे बुझाने की कोशिश तो की, पर मेरे माँ पापा बिल्कुल जल चुके थे। गांव के लोगों ने मुझे ही इसका जिम्मेदार ठहराया क्योंकि मैं मदद नहीं मांग पाई थी और एक ही जगह पर खड़ी रह गई थी। मैं अनाथ हो चुकी थी और मेरे मामा मामी मुझे अपने साथ लेकर चले गए थे, पर उन लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। मेरी मामी मुझे घर का सारा काम करवाती थी और कोई भी गलती होती तो मुझे मारा पीटा करती थी। अब 18 साल होते ना होते मेरे लिए लड़का ढूंढने लगी थी, पर लड़का दहेज मांगता, जिस वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। मेरी मामी ने कह दिया था कि शादी में एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी क्योंकि यह मेरी सगी बेटी नहीं है। जरूरत पड़ेगा तो घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। मेरे मामा भी कुछ नहीं कहते, ऐसा लगता कि मजबूरी में ही मुझे झेल रहे थे। जब मैं 20 साल की थी तब आखिरकार उन लोगों ने राहुल के साथ मेरा रिश्ता करवा दिया। यह राहुल की दूसरी शादी थी और उनको एक औरत इसलिए चाहिए थी कि उसकी बच्ची का देखभाल हो सके। इसी वजह से वह बिना दहेज के शादी को तैयार हो गए थे। मेरी मामी ने कह दिया था, जैसे भी ससुराल हो कभी वापस मत आना क्योंकि हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। और जिंदगी भर मैं डर सहम के ही रह गई। कभी किसी के खिलाफ मैं आवाज नहीं उठा पाई। मेरे सास ससुर जैसा कहते वैसा सर झुकाकर मान लेती हूँ और पति की भी हर बात मानकर चलती हूँ। और आज इस दूसरे कमरे से आ रही आवाज सुनकर मैं इस तरह से सहम गई हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। ऐसे ही मैं दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर अंदर झांका तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद आज का दिन ही मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। इससे भयानक दृश्य शायद मैं आज से पहले नहीं देखा। मेरे माँ पापा की तो लाश बुरी तरीके से जल चुकी थी, पर इस कमरे का रंग तो बिल्कुल लाल हो चुका था। वहाँ कमरे के अंदर मौजूद 3 आदमियों की नजर मुझ पर पड़ी। एक आदमी फुर्ती के साथ मेरे पास आया और मुझे अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं बहुत घबरा गई कि यह लोग मेरे साथ कुछ बुरा करने वाले हैं। मुझे देखते ही वे बहुत ही अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे और मेरे करीब आने लगे। मेरा गला सूखने लगा और डर के मारे मेरी आवाज बंद हो गई। इनके चौथे साथी की लाश खून से लथपथ कमरे में पड़ी हुई थी। अब बाकी के बचे 3 लोग मुझे शायद जिंदा ना छोड़े। मैं बहुत घबरा गई क्योंकि मैं कत्ल की गवाह बन चुकी हूँ। इन तीनों में से किसी ने इसे मारा होगा। एक आदमी मुझे उठाया और उठाकर सीधा बेड पर पटक दिया। मुझे लगा कि यह लोग मुझे मार डालेंगे, पर उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। वे अपने जैकेट उतारने लगे और उसके बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, रात भर मेरी चीखें गूंजती रही। जिंदगी भर मैं जिस चीज के लिए तरसती रही हूँ वह मुझे 3 अनजान लोगों से मिल रहा था, वह भी मेरी मर्जी के खिलाफ इन कातिलों से, और एक लाश के सामने। मेरे चेहरे का भाव बदलता जा रहा था। कभी डर से मैं बिल्कुल ही हिल नहीं पा रही थी, तो कभी मुझे अच्छा लगता। दिल और दिमाग बेकाबू हो गए थे। कभी मुझे रोना आ जाता तो कभी मुझे दर्द होता और कभी लगता कि अपने आप को बचाने के लिए मैं कुछ करूं, पर मैं बेबस और मजबूर बनकर ही रह गई। अगर मैंने उन लोगों को मना कर दिया तो वह मुझे भी मार डालेंगे क्योंकि उन लोगों ने कत्ल किया है। उसके बाद एक आदमी उठा और एक कंबल से उस लाश को लपेट दिया और घर से बाहर निकलकर उस लाश को अपनी गाड़ी में छुपा दिया। फिर 2 आदमी मिलकर कमरे को साफ करने लगे, खून के धब्बों को मिटाने लगे, और तीसरा आदमी मेरे साथ था और मुझे संभालने लगा क्योंकि मैं ही इकलौती गवाह थी जिसे पता था कि इन लोगों ने क्या कांड किया है। जब सब कुछ साफ सुथरा हो गया तो वह तीनों फिर से मेरे पास आ गए।
मुझे लगा अगर मैं चिल्लाऊंगी तो कमरे से शायद मेरी पति आकर मुझे बचाए, पर इन लोगों ने खून किया है, कहीं मुझे और मेरे पति को भी मार दिया तो। 1 खून की सजा जो है, 3 खून की सजा भी तो वही मिलेगी। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, लेकिन अचानक जब मेरे पति मुझे बुलाने लगे तो मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कब मेरी आंख लग गई थी। अगर मेरे पति ने मुझे इस हालत में देख लिया तो वह मुझे तलाक दे देंगे, इस हालत में वह भी अजनबी के कमरे में। पर जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने ही बेडरूम में थी और मेरे बदन पर वही लाल मैक्सी थी जो मैंने रात को पहनी थी और मेरे आसपास लाखों रुपए पड़े थे। तभी मेरे पति ने मुझसे कहा कि वह अनजान आदमी चले गए हैं और अब 10 बज चुके हैं। तुम तो काफी देर से सो रही हो, आज काम पर नहीं जाना है क्या? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तभी मेरे पति ने कहा कि जाते वक्त उन लोगों ने हमें 5 लाख रुपए दिए हैं। यह सुनकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरे पति ने कहा कि मैं पैसा लेना नहीं चाहता था, पर हमने उन लोगों की मदद की, उसके बदले में वह लोग हमारी मदद करना चाहते थे। मैंने सोचा कि कहीं यह पैसों के लिए ही तो कत्ल नहीं किया, आखिर किस बात के पैसे दे गए यह लोग जो कुछ भी मेरे साथ रात में किया, या वह खून जो मैंने देख लिया, उसका मुंह बंद करवाने के लिए। मेरे पति ने कहा कि मैं यह पैसे बैंक में जमा करवा कर आता हूँ, इससे कर्ज चुक जाएगा, तुम काम पर चली जाओ। मेरे पति के जाते ही मैं रोने लगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, मैं फौरन उठकर दूसरे कमरे में गई और फिर कपड़े पहनकर मैं तुरंत दुकान गई। कमरा साफ करने के लिए अलग अलग केमिकल खरीद कर लेकर आई। उसके बाद मैं दूसरे कमरे को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ किया जहां वह खून के धब्बे थे। साथ ही मैं बिस्तर के चद्दर को भी अच्छे से धोया। पूरे घर की अच्छे से सफाई करने के बाद मैं अपने लिए कुछ खाना बनाने लगी। तब तक मेरे पति आ चुके थे और मुझसे पूछा कि तुम अब तक काम पर क्यों नहीं गई? मैंने उनसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा था और मेरे पूरे बदन में दर्द था और मैं अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। लेकिन अगले ही पल मेरे पति दूसरे वाले कमरे में गए और चिल्ला चिल्लाकर मुझे बुलाने लगे। मैं काफी डर गई कि कहीं मेरे पति को कुछ पता तो नहीं चल गया। जब मैं उनके पास आई तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। उन्होंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि इस कमरे को होम स्टे बना दूं। इंटरनेट में इस कमरे की तस्वीर खींचकर डाल दूंगा और ऑनलाइन बुकिंग करके कोई भी इंसान इस कमरे में रात में रह सकता है और तुम उसे खाना बना कर देना। हम इसके लिए अच्छे खासे पैसे चार्ज लेंगे, जिससे हम दोनों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम यह बिजनेस चलाएंगे। यह सुनकर तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा और मैं फिर से उन रात के ख्यालों में खो गई, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था और जो कुछ भी मैंने अपने दिल में दफना दिया था। मैं एक कत्ल की साक्षी थी और मेरे साथ जुर्म हुआ था। अब मुझे इसी डर से जिंदगी बितानी थी कि कहीं पुलिस ढूंढते हुए हमारे घर तक ना पहुंच जाए और मेरी जिंदगी खाक में ना मिल जाए। शायद मुझे पुलिस के पास जाकर सारी बातें बतानी थी, पर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो घर समाज को पता चल जाए तो मैं कैसे जी पाऊंगी। शायद मरा हुआ आदमी इंसाफ का इंतजार कर रहा होगा, पर मेरे साथ भी तो नाइंसाफी हुई थी। बस यही सब सोचकर मैं चुप रही और अपनी जिंदगी जीती रही। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दे। वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।